हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एसएस, आपका दोस्त, आपका भाई, यूट्यूब चैनल स्टडी जोन विद एसएस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो हमारा वैदिक काल था उसका सेकंड पार्ट है। ठीक है। और ये उत्तर वैदिक काल है। हमने पहले वाले वीडियो में आपको ऋग वैदिक काल के बारे में ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा तो उसे आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा और साथ में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उत्तर वैदिक काल के बारे में हम कुछ चीज़ें जानने का प्रयास करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। उत्तर वैदिक काल का हम जब राजनीतिक जीवन को देखते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि जो जन थे, छोटे छोटे जन थे, वो जनपदों में परिवर्तित हो चुके थे। मतलब कि अब जो कबीलों का जो छोटा सा पार्ट होता था वो बड़ा होने लगा था। एक बड़े भूभाग का नेतृत्व यहाँ पे किया जाने लगा था। राजा की उत्पत्ति का जो प्रमुख सिद्धांत है, जो परफेक्ट सिद्धांत है, वो ऐत्रेय ब्राह्मण से हमें मिलता है। और यही उत्तर वैदिक काल ही है जहाँ हमें राजत्व की अवधारणा का प्रतिपादित होने का अनुमान मिलता है। ठीक है। चारों दिशाओं को जो विजित करने वाला यहाँ पे होता था उसको एकराट कहा जाता था। ठीक है। कर वसूलने की परंपरा यहाँ पे आ चुकी थी। हमने ऋग वैदिक काल में आपको बताया था कि कर जो होता है, सॉरी शायद मैंने नहीं बताया था, लेकिन अभी अब देख लीजिए कि वहाँ पे ऋग वैदिक काल में कर स्वैच्छिक था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कर था राजा के द्वारा एक निश्चित भाग को तय कर दिया गया था। ठीक। और इसे बलि कहा जाता था। ये देखो नीचे लिखा भी है, ऋग्वेद काल में स्वैच्छिक था। ठीक है। और इसे बलि कहा जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या था, इसे व्यवस्थित रूप से कर दिया गया था। राजा की स्थायी सेना नहीं होती थी, बल्कि जब भी कभी उनको सेना की जरूरत पड़ती थी तो कबीलों के जवान एक साथ कबीलों के जवान आते थे। ठीक है। जो कि सिपाही की भूमिका भी निभाते थे। अब बात करते हैं इसके सामाजिक जीवन की। तो सामाजिक जीवन में वर्ण व्यवस्था की जो नींव थी वो वैदिक काल में पड़ी थी, लेकिन इसका व्यवस्थित रूप जो है स्थापित जो हुआ था वह उत्तर वैदिक काल में हुआ था। यह चार वर्गों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक। पुरोहितों की संख्या 7 से बढ़कर 17 हो गई थी। इसका मतलब क्या है कि जो कर्मकांड होते थे वो उत्तर वैदिक काल में बढ़ने लगे। पूजा अर्चना जो होती थी उत्तर काल वैदिक काल में बढ़ने लगे। और पुरोहित कौन होते थे? जो वैदिक कर्मकांडों को संपन्न कराते थे। तो अगर पुरोहितों की संख्या बढ़कर 7 से 17 होने लग गई थी तो यहाँ पे मतलब इसका मतलब है यहाँ पे ये चीजें बढ़ने लगी थी। ठीक है। शूद्रों की दशा बहुत ही निम्न मानी जाती थी और गोत्र प्रथा प्रचलित हो गई थी। गोत्र प्रथा प्रचलित होने से मतलब है आज वर्तमान समय में हम लोग देखते हैं कि निश्चित कास्ट जो होती है किसी न किसी गोत्र से जुड़ी होती है, किसी न किसी वंशावली से जुड़ी होती थी। तो वो जो व्यवस्था है गोत्र की, वो हमारी उत्तर वैदिक काल में स्थापित हुए थे। ठीक। अब बात करते हैं स्त्रियों की दशा की। उत्तर वैदिक काल में होता क्या है, स्त्रियों की दशा गिरने लगती है। ऋग वैदिक काल की तुलना में स्त्रियों की जो दशा होती है उसमें गिरावट आती है। ठीक है। उसमें क्या आती है? गिरावट आती है। सभा और विदत में भाग लेने पर रोक लगा दिया गया। पहले क्या था, वो सभा और विदत में भाग ले सकते थे, ऋग वैदिक में मैंने बताया था। यहाँ पे क्या है, ऋग वैदिक उत्तर वैदिक युग में स्त्रियां जो थी सभा और विदत में भाग नहीं ले सकती थी। बाल विवाह और नियोग प्रथा प्रचलित हो गई थी। ठीक। हमने पीछे देखा था विधवा विवाह तो था, लेकिन बाल विवाह नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, बाल विवाह भी प्रचलित हो गया। और सती प्रथा और पर्दा प्रथा नहीं थी। ये अच्छी चीज थी हमारे उत्तर वैदिक काल में कि अभी तक सती प्रथा और पर्दा प्रथा प्रचलन में नहीं आई थी। ठीक है। अब बात करते हैं आसन व्यवस्था की। उत्तर वैदिक काल में ये एक प्रमुख घटना मान सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में मनुष्य के जीवन को 4 भागों में बांट दिया गया था। और वो जो 4 भागों में बांटा गया था उसे ही आश्रम व्यवस्था कहा गया था। ठीक है। तो 4 कौन कौन से थे? ब्रह्मचर्य व्यवस्था थी, गृहस्थ व्यवस्था थी, वानप्रस्थ व्यवस्था थी और संन्यास व्यवस्था थी। ब्रह्मचर्य 25 वर्ष तक होता था, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष तक होता था, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष तक होता था और 75 के बाद 100 वर्ष तक संन्यास व्यवस्था होती थी, जहाँ पे मुख्यतः मोक्ष प्राप्ति या पूर्ण रूप से त्याग देने की बात होती थी कि घर बार आप त्याग दीजिए और अब आप मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाइए। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट करें। अगर इसमें कुछ सुधार करना है तो भी मुझे बताएं कि आप इसमें ये सुधार कर सकते हैं। और मैं ऐसा नहीं है कि सुनने के बाद मैं उसे इग्नोर कर दूंगा या पढ़ने के बाद इग्नोर कर दूंगा। आप बताइए, सुधार मैं करूंगा और बेहतर से बनाने का प्रयास करूंगा और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। इसी के साथ ही थैंक यू।